जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में अभी तक हमने 3 वीडियोस कर लिए है। हमारी 4th वीडियो है, यानी लेक्चर नंबर 4 है हमारा, जिसमें हम ये बताएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में और क्या क्या चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप आपने वो सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन कर लिए और आपसे वो सारे के सारे आंसर जो हैं वो आपके बन चुके होंगे। नहीं बने तो मुझे जरूर बताइएगा लिख कर कि सर हमारे से ये वाला आंसर नहीं बना है। हम उसको पूरा आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम में देखो काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें कई बार टर्म्स के बेसिस पे ही ना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं nth टर्म या rth टर्म फ्रॉम द एंड। कभी भी अगर आपको rth टर्म निकालनी हो फ्रॉम द एंड, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पहले देखो, ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंशन ओपन करा, जैसे एक्सपेंशन ओपन करा आपने, सपोज करिए एक हमारे पास में एक्सपेंशन है और पावर डाल देते हैं इसमें कुछ भी। जैसे मान लेते हैं, हम बोल देते हैं x प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर 4 का एक्सपेंशन है। होल रेस्ट टू पावर कितने का? 4 का एक्सपेंशन है। तो क्या होता है ये, तो आप बोलेंगे x रेस्ट टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर वाई 4x क्यूब वाई, ठीक है, 4x क्यूब वाई होता है, प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, प्लस 4x वाई क्यूब होता है, प्लस y रेस्ट टू पावर 4 होता है। ठीक है, ये होता है x प्लस वाई होल रेस्ट टू पावर 4 का एक्सपेंशन। अब सपोज करो हमने आपसे ये बोला कि आगे से नहीं पीछे से ये बताओ दूसरी टर्म कौन सी है। पीछे से दूसरी टर्म कौन सी है ये बताओ। तो पीछे से दूसरी टर्म कौन सी, तो आप बोलेंगे ये वाली है 4xy क्यूब। क्या ये बात सही है? अगर इसकी पोजीशन आगे से देखी जाए तो आगे से पोजीशन कौन सी है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। आगे से चौथी पोजीशन है, पीछे से दूसरी टर्म है। तो अगर जैसे कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आगे से मत बताओ कि कौन सी टर्म, आपसे बताओ पीछे से कोई भी एक्सपेंशन खोला हमने x प्लस वाई की पावर n, है ना, x प्लस वाई की पावर n हमने कोई एक्सपेंशन खोला और हमने बोला पीछे से कोई एक टर्म बता दो, rth टर्म बता दो, है ना। तो ये निकालने का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना होता है, n माइनस आर प्लस 2th टर्म होती है वो स्टार्टिंग से, ये फॉर्मूला होता है, इसको लगाना होता है और इसको लगा के आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसा होता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है, कल हमने आपको बताया होगा tr+1 का, जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बताया था, tr+1 = ncr x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर r। ये जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमारा स्टार्टिंग से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग से कोई भी जनरल टर्म निकाल सकते हैं इसमें। यानी अगर मैंने बोला स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकालो, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकालोगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकालो तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप आराम से। स्टार्टिंग से सेकंड टर्म निकालो तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये नंबर ऑफ टर्म बताता है, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं, ये बताता है कि कौन सी टर्म आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला है स्टार्टिंग से कोई भी टर्म निकालने के लिए। एंड से कोई भी टर्म निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में पर्टिकुलर कि पीछे से कोई भी टर्म निकालो उसका कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करते हैं हम ये पता लगाते हैं कि अगर मेरे को पीछे से कोई भी एक टर्म निकालनी है, जैसे rth टर्म है, ठीक है, क्या rth टर्म है, ये मेरे को पीछे से निकालनी है, तो इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन है क्या, स्टार्टिंग से क्या पोजीशन है हमको वो पता लगाना होता है। तो स्टार्टिंग से जैसे ये पोजीशन पता लग गई, इस फॉर्मूले से निकालो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है, जैसे अगर आपसे बोला गया है पीछे से दूसरी टर्म निकालो, क्या निकालो, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से दूसरी टर्म निकालो। ठीक है, तो आप पीछे से दूसरे टर्म निकालने के लिए आपके पास में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा, मेरी बात समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। पीछे से दूसरी टर्म निकालने के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन बनती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 2h टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, n का मतलब होता है बच्चे 4 टोटल पावर, r का मतलब होता है जो टर्म आपको निकालनी है, पीछे से कौन सी निकालनी है, दूसरी, तो -2 + 2 कर दो। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये बनती है बच्चे -2 + 2 कट हो रहा है, 4 -2 + 2 कट हो रहा है तो 4 आ रहा है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बन रही है, हाँ या ना।
तो इसका मतलब ये है पीछे से जो दूसरी टर्म है आगे से वो चौथी टर्म है। देखो जरा, 1 2 3 4, चौथी टर्म है, पीछे से दूसरी टर्म है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टर्म की पोजीशन बता सकते हो कि अगर वो पीछे से हमारे को निकालनी है तो आगे से कौन सी पोजीशन पर है ना। जैसे अगर मैंने बोला x प्लस वाई की पावर जो है वो 12 है, ठीक है, इसमें पीछे से तीसरी टर्म निकालो, पीछे से तीसरी टर्म निकालो, तो उसकी आगे से अगर आपको पोजीशन निकालनी होगी तो n माइनस आर प्लस 2h टर्म करके निकालोगे, तो n होगा 12 माइनस पीछे से तीसरी टर्म अगर आपको निकालनी है तो -3 प्लस 2 करोगे, ठीक है। 12 में से 3 माइनस करोगे सबसे पहले तो 9 हो जाते हैं, 9 और 2 11, यानी 11वीं टर्म, ठीक है। स्टार्टिंग से 11वीं टर्म जो है वो पीछे से तीसरी टर्म होगी, ठीक है। स्टार्टिंग से 11वीं टर्म जो होगी वो पीछे से क्या होगी, जब आप उसको काउंट करोगे तो वो थर्ड टर्म के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी टर्म की पोजीशन है ना, अगर हम पीछे से देखना चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग से कौन क्या होगी, ठीक है। अब जैसे हम ये पता लगा लेते हैं कि ये 11वीं टर्म है तो इस वाले फॉर्मूले में डाल के हम इसको निकाल पाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, है ना। तो इस पे सवाल कैसे आते हैं, तो ये रहा भाई साहब, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन है x minus 1 by x whole raised to power 10। देखो आपको पास में ना एक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का नाम है x minus 1 by x, और इसकी पावर कितनी है बच्चे, 12। आपसे बोला था इसमें ना पांचवी टर्म बताओ, पीछे से पांचवी टर्म बतानी है आपको। तो पीछे से अगर पांचवी टर्म बतानी है तो पहले ये पता लगाओ कि वो आगे से उसकी पोजीशन क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको निकालनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको पता लगानी है तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 2 फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग। अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू पहले डिसाइड करनी है। n होती है टोटल पावर, r मतलब पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी निकालनी है भाई साहब, पांचवी, है ना, प्लस 2 और कर दोगे तो भाई साहब 12 और 5 माइनस करोगे तो मिलता है शायद 7, है ना, 7 5 12 होते हैं, तो 7 मिल गया, 7 में 2 जोड़ दो, 7 और 2 9 हो गया। तो 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, ये इसका आंसर होगा, 9th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि ये एक्चुअल में टर्म कौन सी होगी, तो स्टार्टिंग से 9वीं टर्म निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tr+1 वाला। tr+1 इज इक्वल टू होता है ncr x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r, ठीक है। जरा ध्यान से देखना इसको, n होती है टोटल पावर, r होती है जो टर्म आपको निकालना है उससे एक कम नंबर। याद रखिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे करा, तो इसमें आपको एक लेक्चर देखना है जो हमने पीछे करवा दिया आपको, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। उस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम कैसे करवा रहे हैं इसको और क्यों करवा रहे हैं इसको, सब चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो सबसे पहले r जो होता है, r होता है बच्चे इससे एक कम नंबर, जैसे 9 है तो r होगा 8, तो t8+1 यानी t9 इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये होगा ncr यानी 12c8 हो जाएगा, r की वैल्यू एक कम है, ठीक है ना। n क्या है, n है टोटल पावर यहाँ पे। उसके बाद में x की जगह पे ये होता है पहला वाला नंबर, तो पहला वाला नंबर क्या दिख रहा है, x से दिख रहा है, x की पावर 12 माइनस 8 हो जाएगा, फिर इनटू में -1/x की पावर 8 कर दोगे आप, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वास्तव में आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हम 12c8 को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है NCR का, होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। तो n फैक्टोरियल यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 का होल फैक्टोरियल, समझे। और आ गया ये x रेज़ टू पावर 4 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 8, 4 पावर से 8 पावर काटोगे तो 4 पावर बच जाएगी, ठीक है, 4 पावर बच जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, 12 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेते हैं 12 गुणा 11 गुणा
10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 12 में से 8 गया तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 8 से 8 गया, सही है, 4 तिया 12 होते हैं, ये 12 गया, 2 से ये 10 काट लो, 5 बारी है, ठीक है, हमारे को मिला क्या, हमें मिला है 11, 5 और 9, ऊपर मिला है, नीचे वाला सारा कट हो गया, और नीचे है x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये वाला 1/x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये वाला, ये है, तो वो वाला आंसर है जिसमें x रेज़ टू पावर 4 आ रहा है, कहीं आ रहा है क्या x रेज़ टू पावर 4, और प्लस में आ रहा है, ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है, ये वाला आंसर है हमारा। लेकिन इसको पूरा प्रॉपर बनाते हैं, 11 पंजे 55 होते हैं, 55 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45 होते हैं, नीचे 4 आ गया, 9 पंजे 45 और 4 49, 495 आते हैं, तो 495 अपॉन x रेज़ टू पावर 4, इसका ये आंसर हो जाएगा, बात समझ में, 495 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4, इसका ये आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई यार 4 ऑप्शन तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा वाला करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बच्चे क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है, अच्छे से, बढ़िया से, मजा आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको ये आंसर क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको थोड़ा सा पीछे कर देता है। देखो एक और क्वेश्चन है, ये आपको देना है मुझे, बोला गया इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 4 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 9 है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड आपको बतानी है कि क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको सच में लगता है कि आपको सब कुछ आता है, करो भाई सॉल्व, है ना। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे में सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब होता है अभी सॉल्व करके देना है मुझे, ठीक है, अभी सॉल्व करके दो, ठीक है, और आंसर बताओ। अगर बता पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं बता पा रहे हो तो देखो क्या गड़बड़ है तुम्हारे साथ में, ठीक है। चलो देखो दे रखा है एक्स क्यूब बाय 4 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, होल पावर इसकी कितनी है, 9 है, एक्स क्यूब बाय 4 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 9, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 9 है ना, और आपको फॉर्मूला पता है n माइनस आर प्लस 2, ठीक है। तो हमारे को निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम n, तो n माइनस आर 4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, यही होता है। तो अच्छा 9 में से 4 गया 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ो 7, तो 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा इसका। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वीं टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो इसका मतलब मेरे को T7 निकालना है। T7 का मतलब होता है बच्चा T6 + 1, ठीक है, यानी R की वैल्यू कितनी है 6 है, TR+1 वाले फॉर्मूले में डालने के लिए। TR+1 वाला फॉर्मूला होता है NCR x raised to power n minus r y raised to power r। इस फॉर्मूले में डालने के लिए r की वैल्यू 1 है इस समय मेरे पास में, तो NCR का मतलब होता है 9C6, ठीक है, NCR 9C6। फिर x raised to power, x की जगह में x cube by 4 की पावर 9 minus 6 n minus r and y raised to power -2 by x square की पावर r मतलब 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 9 से 6 को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल, वही एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, x क्यूब है और इसकी पावर 9 माइनस 6 है 3, है ना, मतलब 9 में से 6 गया तो 3 पावर है, वैसे समझो x क्यूब की पावर 3 है, तो 3 3 9 हो गई ना x की पावर टोटल, और 4 की पावर 3 बन गई, समझे। उसके बाद में 2 की पावर ये 6 हो जाएगा, माइनस हट जाता है, जब इवन पावर होती है तो माइनस का सिंबल हट जाता है, x की पावर 12 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, पहले तो ये सोचो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है, और 4 की पावर 3 भी 64 ही होता है, ये कट गया, ये दोनों कट गए, ठीक है। x की पावर 9 x की पावर 12 से कटेगा तो 3 पावर आ जाएगी,
इसको सॉल्व करना, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 फैक्टोरियल को लिखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दो। 9 माइनस 6 होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है, ठीक है। इससे ही ये कट हो रहा है, देखो आराम से कट हो रहा है। 3 से ये कट हो रहा है बढ़िया से, है ना। 2 से ये कट हो रहा है बढ़िया से, ठीक है। इंटू 1/x³ आ रहा है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास में आ रहा है, देखो 3 4 सा 12, 12 से 84 होता है। तो 84 इंटू 1/x³ यानी 84/x³। 84/x³ जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है तो बढ़िया है, नहीं निकल रहा हो देखो कि क्या गड़बड़ करी है तुमने। क्लियर है ना, क्लैरिटी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है, सब क्लियर है, पक्का नोट करो इसको। चलो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट में बस 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। TR+1 वाला फॉर्मूला आना चाहिए और N-R+2 वाला आना चाहिए, हो गया बस इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या टर्म ऐसी बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से या इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। दोबारा से बोलता हूँ मैं, ठीक है, घिचपिच हो गया बोलने में सही से नहीं बोला मैंने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर आपको कभी भी इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी हो या कांस्टेंट टर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होती है या कांस्टेंट टर्म क्या होती है। देखो कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, वेरिएबल नहीं होता, या तो ऐसा समझो जैसे मैंने कोई एक्सपेंशन लिखा है या कोई एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 4y + 7, ये एक एक्सप्रेशन है मेरे पास में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और मैंने आपसे पूछा कि इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल से या कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये कांस्टेंट टर्म है 7, है ना, ऐसे पढ़ता है। इसको सबको पता है, क्लास 5th से हमारे को बता दिया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल टर्म्स कौन सी है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसके साथ में x और y मल्टीप्लाई होंगे। तो कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म होती है जिसमें x और y नहीं दिखते या वेरिएबल नहीं दिखते या वेरिएबल की पावर 0 होती है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल की पावर 0 होती है तभी वो क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोल दिया जाए और आपसे बोले कि इसको खोल के ना बीच में कहीं पे कांस्टेंट टर्म बन रही है, बीच में कहीं पे बन रही है, पता नहीं कहाँ पे बन रही है, बना दी उन्होंने बीच में कहीं पे, बोला वो कांस्टेंट टर्म बताओ कौन सी वाली है। तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना है आपको, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी तो TR+1 वाले फॉर्मूले से ही है। आपको फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR x⁻n−r और y⁻r। अब इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं, इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है इसका बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए, मैं उसको बताऊंगा ही कैसे करते हैं। दूसरा है शॉर्ट ट्रिक जो पीछे लिखी हुई दिख रही है आपको, दोनों बताता हूँ आपको। तो बेसिक मेथड में क्या होता है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है कि भाई एक एक्सपेंशन है ये ना, इसकी बताओ कि कौन सी टर्म जो है उसकी कांस्टेंट होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, कौन सी टर्म ऐसी है जो कांस्टेंट होगी, ठीक है, कौन सी टर्म ऐसी है जो कांस्टेंट होगी या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएबल एक्स नहीं आएगा, ध्यान से देखो एक्स ही तो है, ये एक्स नहीं आएगा तो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो जैसे कोई एक्सपेंशन दे रखा है आपको, जैसे 3x² माइनस 1/3x की पावर 6, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो करना क्या है, पहले तो डिसाइड करो यहाँ पे n कितना है, ठीक है, x कितना है, x मतलब पहला वाला कितना है 3x²/2, y कितना है तो ये है -1/3x। इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। r गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, r गिवन भी नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6cr लिखेंगे यहाँ पे, x की जगह पे 3x²/2 की पावर n माइनस यानी 6 - r लिखोगे, और y की पावर -1/3x की पावर इसको r कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ऐसी होता है ना, NCR x⁻n−r y⁻r। तो x के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, ये x की वैल्यू है पहला वाला, दूसरे वाले को y बोलते हैं तो ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो -1/3x की पावर r हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको तो कुछ नहीं करना, इसको ना इसकी पावर ओपन करनी है x की,
ठीक है, तो ये 3 की पावर 6 माइनस आर हो रहा है, 2 की पावर 6 माइनस आर हो रहा है, और x की पावर 2 है तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 12 माइनस 2 आर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ओपन करेंगे, ये हो गया -1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r और x की पावर r हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? इसको x को ऊपर लेके चले जाएंगे। मेरा सबसे पहला मोटिव होगा कि इस x को हमारे को एक साथ में रखना है। ठीक है, या जो वेरिएबल पार्ट है उस वेरिएबल पार्ट को एक साथ में रखना है। तो वेरिएबल पार्ट को एक साथ में रखेंगे तो 6c r 3 की पावर 6 माइनस r अपॉन 2 की पावर 6 माइनस r इंटू x की पावर 12 माइनस, एक तो ये 2r है और इसमें एक r ऐड हो जाएगा तो 3r हो गया, 12 माइनस 3r इंटू -1 रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर r, ऐसा कुछ बनेगा। अगर ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए तो इसका मतलब ये है इसमें इस जो x दिख रहा है ना, इस ये जो x दिख रहा है इसकी पावर 0 होनी चाहिए। अगर इस x की पावर 0 हो जाती है तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, ये जो 12 माइनस 3r है ना, इसको 0 बनाना है किसी तरीके से। ठीक है, यानी r की कोई ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे 12 माइनस 3r 0 हो जाए। तो कैसे डिसाइड होती है, 12 माइनस 3r बराबर 0 रखो और r की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो 12 इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3 4 हो जाती है। तो r की वैल्यू 4 होगी, यानी r की वैल्यू 4 के लिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी x हट जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है अगर r 4 है तो टर्म कभी भी निकालनी होती है तो वो होती है tr+1, यानी t4+1 यानी t5। तो t5 यानी फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जो कांस्टेंट होगी। इसकी ये होता है इसका बेसिक तरीका। फिफ्थ टर्म अगर पूछी भी जाती है कि फिफ्थ टर्म बताओ तो करना कुछ नहीं है, r की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देनी हर जगह पे, तो ये आपकी फिफ्थ टर्म निकल के आ जाएगी कांस्टेंट वाली कि क्या होती है। ठीक है ना, जो भी वो टर्म होगी वो खुद ही निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ। अब इसमें एक दो चीजें और भी याद रखिएगा, जैसे जब भी हमको टर्म निकालनी होगी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो बस इतना पूछ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म बताओ, जैसे फिफ्थ टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, तो आपको बस ये पता लगाना है कि t5 है, t4 है, t3 है, t6 है, क्या है इसका आंसर। लेकिन कभी भी कभार क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि वो टर्म एग्जैक्टली क्या है ये बताओ। तो उसमें क्या करना है, आपको r की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी होती है। फिर ठीक है, r की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी होती है इस एक्सपेंशन में, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू डालनी, पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करके जो एक्सपेंशन सॉल्व करके जो कांस्टेंट पार्ट आएगा उसको काउंट करना होता है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल खुद ही 0 हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे, इसकी पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये था इसका बेसिक मेथड कि बेसिक मेथड से हम कैसे करते हैं। अब बात आती है कि मान लेते हैं इसको बेसिक मेथड से आप नहीं करना चाहते हो, तो इसको और करने की भी कोई मेथड है क्या सर? बिल्कुल ऐसा होता है कि जो इतनी मेहनत करी है हमने वो r निकालने के लिए करी है। क्या ये बात सही है? r जैसे ही निकला था 4, हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म आ गई थी 5वीं, है ना। तो r अगर आपका पहले ही निकल जाए, बिना मेहनत के निकल जाए, तो वो ज्यादा मजेदार है ना। बिना मेहनत के अगर आप r निकाल पाओ तो मजेदार आ जाएगा, मजा आ जाएगा फिर तो। अरे भाई साहब क्या है ये, बेकार प्रमाण है, अब चलेगा फिर। ठीक है, तो आपको कभी भी मान लेते हैं कोई एक्सपेंशन दे रखा है, ऊपर देखो जरा एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक एक्सपेंशन दे रखा है। अगर मान लेते हैं ax रेज़ टू पावर p है सपोज करो, प्लस r अपॉन bx रेज़ टू पावर q है, होल रेज़ टू पावर n है। ठीक है, तो सपोज करो कोई एक्सपेंशन है अपने पास में ax रेज़ टू पावर p प्लस r अपॉन, r मतलब कोई नंबर, r का मतलब ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर वगैरह, ऐसा नहीं, r का मतलब है कोई भी नंबर या कुछ भी, a b c d कोई भी नंबर, है ना। क्लियर? तो r का मतलब है कोई नंबर, और b x रेज़ टू पावर मान लेते हैं q दे रखा है। p और q है x की पावर, यानी ऊपर वाले में x की पावर क्या है, नीचे वाले में x की पावर क्या है, ये पावर। ठीक है, और n है इसमें होल पावर। ठीक है, तो आपको फोकस करना है p पे, q पे और n पे, समझ गए। तो अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है बच्चे np अपॉन p प्लस q पे, सिंपल है, np अपॉन p प्लस q। अब np अपॉन p प्लस q का क्या सीन है सर, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा n कितना है बताओ जरा, होल पावर कितनी है, 6। x की पावर बताओ कितनी है, x की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, तो इसका मतलब p की वैल्यू 2 है। अच्छा y की पावर बताओ कितनी है, x, मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी है नीचे वाले में,
क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 है सर। तो अगर आपको मान लेते हैं आर निकालना है इस केस में, तो आपको क्या करना है, एनपी, एनपी का मतलब होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 × 2 डिवाइडेड बाय p + q, तो 2 + 1 कर देना है, ठीक है। तो 6 × 2 ऐसे रखो, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 होता है, 3 से 2 टाइम्स कट हो रहा है, तो r की वैल्यू 4 देखो कितनी आसानी से निकल के आ गई। अब r की वैल्यू 4 है, अगर आपको टर्म पता लगानी है, टर्म एक ज्यादा होती है, टर्म होती है बच्चे tr + 1, यानी कितनी हो जाती है बच्चे t5 हो जाएगी। ये ज्यादा आसान है यार, नहीं है? इतना लंबा एनसीआर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, उसमें आर की वैल्यू को जीरो करने की चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं, ये ज्यादा आसान है। NP/P + Q, कुछ नहीं करना, n निकालना है, p निकालना है, q निकालना है, जैसे ही निकला आंसर खत्म। ये है जिंगल, मजा आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपको कांस्टेंट टर्म निकालनी होगी तो क्या करना है, r की वैल्यू पहले निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकलती है, NP/P + Q, n होती है होल पावर, p होती है ये वाली पावर, q होती है ये वाली पावर, ठीक है। तो रखो और आंसर आ जाएगा, खुद आ जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखना इसमें ना, फॉर्मूला है NP/P + Q। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है और थोड़ा जल्दी बताना है। इतने से में हो जाएगा तो मैं बस इतनी सी प्लेस पे लिख लेता हूँ, इतने से प्लेस पे हो जाएगा सब, है ना। आपको बोला था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of √x upon √3 plus √3/2x² whole raised to power 10। तो करना क्या है, n निकालना है, सबसे पहले n कितना है 10, p निकालना है, इसकी पावर बताओ कितनी है 1/2, q निकालना है, इसकी पावर बताओ कितनी है 2, है ना। r निकालना है, r कैसे निकालते हैं, NP/P + Q, बताओ 10 × 1/2 अपॉन 1/2 + 2, बताओ जरा 1/2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 10 × 1/2 को चलो काट दो, इसको 5 हो जाता है, इसको 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5/2, इससे इसको काट दो 1 टाइम और इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर आपसे पूछा जाता है टर्म बता दो, टर्म क्या होती है बच्चे, एक ज्यादा, टर्म क्या होती है tr + 1 लिखते हैं उसको, यानी t2 + 1 कितना, वेरी गुड, समझ में आया। सी फॉर चंडीगढ़ तुम्हारा आंसर निकला, चंडीगढ़ नहीं निकला, क्या निकला फिर, छुटमनपुर। क्लियर, समझ में आ रही है, सी फॉर चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर है, T3। आसान हलवा क्वेश्चन, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चलो देखो जरा ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया, बोला तो गया है कि IIT में पूछा गया, हम भी निकाल देते हैं अगर पूछा गया है तो। क्वेश्चन में बोल रखा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ √x/3 + 3/x² की पावर 10। पूछा गया कि कौन सी टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, बताओ, ठीक है। और इसमें टर्म पूछी है उन्होंने, सीधा ये नहीं पूछा कि T3 बता दो, T5 बता दो, T7 बता दो, कुछ ऐसा नहीं बोला, टर्म पूछा सीधा, वो टर्म निकाल के बताओ कि क्या होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A है, B है, C है या D है, करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले हमारा काम रहेगा n निकालना, n कितना है बच्चे 10 है, p निकालना, p कितना है बच्चे 1/2, और q निकालना, q कितना है बच्चे 2 है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा, है ना। तो r कैसे निकलेगा, r निकलेगा बच्चे NP 10 × 1/2 अपॉन 1/2 + 2, ये हो गया बच्चे 5/5/2, ये भी करा ना सॉल्व थोड़ी देर पहले, 2 आ गया, तो r की वैल्यू तो 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई, यानी थर्ड टर्म हो जाएगी। अब आपसे पूछा वो टर्म निकाल के बताओ क्या होगी, है ना। तो निकाल के बताने के लिए आपको क्या करना है, tr + 1 वाला फॉर्मूला लगाना है, NCR x⁻n - r y⁻r। NCR की जगह पे, n की जगह पे देखो जरा कितनी पावर है टोटल, 10 CR, r का मतलब है 2, ठीक है। x की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √x/3 की पावर n - r, 10 - 2, और y⁻³ 3/2x² इंटू में 3/2x² की पावर r मतलब 2, सही है। ओपन करते हैं इसको जरा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें x हट जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा 10c2
इंटू एक्स की पावर, क्योंकि रूट में है और ये 8 पावर है, ऐसे समझो एक्स की पावर अगर अंडर रूट लग रखा हो इसमें 8 पावर लग रखी है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 की पावर 8। अंडर रूट को आप चाहो ना तो 1/2 पावर लिख सकते हो बच्चे, तो ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अब इससे अगर आप 8 पावर काटोगे तो कितनी पावर बच जाती है? 4 पावर, ठीक है। तो बच्चे हम इसको ना ऐसे लिखेंगे, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। क्या समझ में आया कैसे लिखा? इसको देखो 3 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 2 का स्क्वायर लिखेंगे और x की पावर 4 लिख देंगे। x की पावर 4 x की पावर 4 कट हो जाएंगे, रीजन क्या है? इंडिपेंडेंट टर्म है, कट ही होनी हो, है ना, x वेरिएबल टर्म उसमें बचेगी नहीं। अब आपको tan c2 को सॉल्व करना है, बोलता है tan into 9/2, ठीक है। इस पावर को भी कट कर लो, ये कट हो रहा है, तो 1/3 स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, 1/2 स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 9 गया, है ना, 2 से 10 गया 5 बारी में, तो यार बच्चे 5/2 का स्क्वायर 5/4 आ रहा है यार, है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई साहब हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? देख लो यार, पक्का ना? चलो समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और जब भी क्लास लेने बैठोगे ना, थोड़ा सा इस तरीके से बैठा करिए कि आपको क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ आप देखते जा रहे हो, नेटफ्लिक्स थोड़ी ना है, ये कोई हमने ओटीटी का वो प्लेटफॉर्म थोड़ी ना बना दिया जैसे वो आजकल चल रहा है वो थोड़ी ना बना रखा है कि आओगे तुम मूवी देख के निकल जाओगे, ठीक है। ऐसे मत करना यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में थोड़ा सा टाइम ले लो। आप कितना टाइम लोगे बताओ? 45 सेकंड में हो जाएगा आपसे? 1 मिनट, चलो 60 सेकंड में हो जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन करना है। 2x + 3 1/3x की पावर 6 दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि बताओ इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी, ठीक है। n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू बच्चे 1 है, q की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो r कैसे निकलेगा? n × p / p + q, यही होता है। तो n × p 6 / 2 3 आ गया भाई साहब, था नहीं मतलब 3 आ गया, 3। तो r की वैल्यू 3 आ रही है, r की वैल्यू 3 आ रही है, हम tr + 1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, NCR x⁻n - r y⁻r, ये होता है। तो NCR मतलब 6 से 3, x की जगह पे क्या है? 2x की पावर 6 - 3, y की पावर 1/3x की पावर 3, ठीक है। चलो 6 से 3, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 लिखते हैं इसको, पता है ना, n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाय 6 NC3 का फॉर्मूला, ठीक है। इंटू 2 की पावर 3 x की पावर 3 1/3 की पावर 3 x की पावर 3, x की पावर 3 तो कट ही होना है, कांस्टेंट टर्म है भाई साहब, ये भी कट हो गया, हटाओ इसको भी। 5 × 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं ना, 2 × 8 = 16, 160 आ गया। 160 को नीचे 3 का क्यूब 27 से डिवाइड करो, 160 डिवाइडेड बाय 27, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बनाइए दोबारा, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, समझ गए? चलो आसान लग रहा है ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ √x + n by x² whole raised to power 10 is 405, then what is the value of x? x या m की वैल्यू पूछी, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, स्टार्ट कर दो भाई साहब। n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 10। p कितना दे रखा है? 1/2। q कितना दे रखा है? 2, ठीक है। तो r कैसे निकलेगा? 10 × 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 2 np/p + q, ठीक है। ये अभी सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले, ये बार सेम ही आ जा रहा है, 5/5/2, ठीक है। 1 जा कट हो रहा है, 2 को ऊपर लेके जाओ, r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू 2 निकल गई। अब r की वैल्यू 2 निकली है, अब आपको टर्म बतानी है, वो इंडिपेंडेंट टर्म। क्वेश्चन में बोल रखा है जो टर्म है ना, इंडिपेंडेंट जो टर्म है वो एक्चुअल में 405, क्वेश्चन में ये बोला गया वो जो टर्म निकलेगी ना r की वैल्यू डाल के वो 405 है, तो डाल देते हैं NCR x⁻n - r y⁻r = 405। तो NCR का मतलब है 6 से 2,
है ना, 6 पावर नहीं 10c2 10 पावर है ना 10c2, तो 10 पावर है x की पावर, तो अंडर रूट एक्स की पावर 10 माइनस 2 करो, और y की पावर, y का मतलब है m अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r करो, यानी 8 करो इज इक्वल टू 8 में 2 करो इज इक्वल टू 405। ठीक है, अब देखो रूट की पावर 8 है तो x की पावर 4 हो जाएगा ये, और 10c2 को हम क्या करेंगे बच्चे 10 इंटू 9/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा इंटू m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4 हो गई इज इक्वल टू 405। ऐसा बनता है, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो 5 बारी में, 5 से इसको काट दो, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 से इसको काट दो, 9 9 81। ठीक है, तो m स्क्वायर बराबर मिल रहा है 9, तो m की वैल्यू कितनी होगी 9। हलवा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? पक्का, बहुत ही अच्छी बात है, दिमाग वाले हो तुम, ऐसी बात है ना, दिमाग तो तेज है तुम्हारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्लियर है, इसको खुद कर लो यार, है ना, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, होमवर्क में डालो इसे यार। ठीक है, खुद कर लो, सेम ही क्वेश्चन है, आपसे इंडिपेंडेंट टर्म पूछिए, एक्सपेंशन भी वही दे रखा 10 पावर 2 पावर 3 पावर पे 10 2 3, मतलब आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, आर की वैल्यू शायद 4 निकलेगी, है ना, 10 गुणा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 10 दूनी 20 हो जाता है, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 4 निकलेगी, डाल देना आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको होमवर्क में दो यार, है ना, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी होमवर्क में लिखो, और भी क्या, इसको भी होमवर्क में लिखो, हलवा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट टर्म पूछिए भाई, कुछ होमवर्क में भी करो ना, सेम ही तो है, नहीं है, नहीं है सेम, है ना। चलो नेक्स्ट देखो जरा, होमवर्क में डालो इसको भी जो भी, हाँ ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कुछ और के ऊपर, है ना, ये आ गया मिडिल टर्म, ये बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना, मिडिल टर्म यार क्या है ये, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, मजा आएगा इसको पढ़ने में ना। देखो ऐसा होता है, जैसे कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास में, है ना, ये नया टॉपिक है जिसका नाम है मिडिल टर्म, इसको जरा ध्यान से देखना क्या है ये, और अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। देखो जब टर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादातर जनरल टर्म का, जनरल फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आते हैं, और जनरल फॉर्मूला एक तो TR+1 वाला है, उस पर टर्म पूछ लेते हैं वो, या उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, उसके बाद में क्वेश्चन को ना वो अलग अलग तरह से पूछते हैं, एक तो पूछते हैं कोएफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन, एक पूछते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एक पूछते हैं मिडिल टर्म के ऊपर, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के ऊपर। इस तरीके से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे वो ना क्या करते हैं, बदल बदल के क्वेश्चन पूछते रहते हैं बाइनोमियल के। ठीक है ना, तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं तो मान के चलिए एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं लेकिन टॉपिक चेंज नहीं करते वो। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का देखो नाम से पता लग रहा है आपको बीच की टर्म निकालनी है, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसमें आपको बीच की टर्म का पता लगाना है कि ये बीच में कौन सी टर्म आ रही है। जैसे कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे सपोज करो x+y की पावर 2 है, x+y की पावर 2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है तो आप बोलेंगे x² + 2xy + y²। सर ये होता है क्या x+y का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे यस सर ये होता है। इसमें बीच में क्या आ रहा है तो आप बोलेंगे ये आ रहा है, ये होती है इसकी मिडिल टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी कितनी मिडिल टर्म है तो आप बोलेंगे सर एक मिडिल टर्म है, ये बीच वाली जो दिख रही है सेकंड वाली, है ना। तो अगर मैंने बोला सपोज करो x+y का होल क्यूब है, तो x³ + 3x² y + 3xy² + y³, ये होता है। इसमें कितनी मिडिल टर्म है, आप बोलेंगे सर इसमें तो एक दिक्कत आ रही है, ऐसे बीच में पर्टिकुलर टर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये वाली या ये वाली में से कोई एक होगी, है ना। तो इसका मतलब इसमें 2 मिडिल टर्म्स आ सकती हैं, सही ना। एक जैसे सेकंड है तो दूसरी उसकी बिल्कुल बगल वाली है। ठीक है, अगर मान लेते हैं x+y की पावर 4 तो ये होता है x⁴ + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + y⁴। ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें कितनी मिडिल टर्म आ रही है तो आप बोलेंगे सर इसमें तो सिर्फ एक आ रही है, ये थर्ड नंबर की जो टर्म है ये मिडिल टर्म है
ना, 6x² y²। तो क्या पता लग रहा है, अब मैं पावर 5 करूंगा तो 2 मिडिल टर्म आएंगी मेरे पास में, पावर 6 करूंगा तो फिर एक मिडिल टर्म आ जाएगी, पावर 7 करूंगा तो फिर 2 आ जाएंगी, पावर 8 करूंगा तो फिर एक मिडिल टर्म आएगी। जैसे पावर 2 में एक मिडिल टर्म थी, पावर 3 में 2 थी, पावर 4 में फिर 1 थी। तो सेंस ये आ रहा है कि ये पावर का मिडिल टर्म, नंबर ऑफ मिडिल टर्म डिपेंड कर रहे हैं, या तो 2 या तो 1, या तो 2 या तो क्या 1। ये ऊपर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, मैं इसको भी सही कर रहा हूँ, ठीक है ना करो, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं, है ना, कभी भी अगर आपके पास में पावर जो है वो ऑड है, ऑड पावर है, जैसे 3 पावर है, तो यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होती है, 2 मिडिल टर्म्स होती है। कैसे निकालते हैं उसको? उसको निकालने का फॉर्मूला होता है tn+1/2 और tn+3/2, ठीक है। n में 1 जोड़ो अपॉन 2 करो, n में 3 जोड़ो अपॉन में 2 करो। अगर मान लेते हैं आपको जो है पावर वो इवन दे रखी है, उस केस में सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है और वो इस फॉर्मूले से निकलती है tn/2+1 से, ठीक है। तो अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि x+y की पावर जो है की पावर 12 है, इसमें कितनी मिडिल टर्म होंगी, तो याद रखिएगा पावर क्योंकि इवन है, ये पावर क्या है, इवन पावर है, तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगी, और ये जो टर्म होगी वो होगी tn/2+1, 1th टर्म, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, t12/2 + 1 कर दोगे आप इसमें, और t7 जो 7th टर्म जो होगी बच्चों वो इसकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो 7th टर्म होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्लैरिटी है ना? फिर वो 7th टर्म निकलेगी कैसे, तो वो tr+1 वाला फॉर्मूला जो होता है ना, वो लगा के हमारी 7th टर्म निकल जाएगी। तो ये है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। बस आपको ये याद रखना है कि अगर ऑड पावर है, जैसे a+b की पावर n का एक्सपेंशन है, ऑड पावर है तो फॉर्मूला होता है tn+1/2 और n+3/2, ठीक है। इवन पावर है तो n/2+1 होता है, ठीक है। तो बस इसको याद रखिए, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, हलवा हलवा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x होल रेज़्ड टू पावर 10 इज। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यहाँ पे n है क्या, इवन है या ऑड है? इवन है ना। अगर इवन है तो इसमें मिडिल टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, तो आपका एकदम से दिमाग आएगा, मिडिल टर्म जो होती है tn/2+1, ठीक है, tn/2+1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा t10/2+1, ठीक है, यानी t6 आ जाएगा, 5/2+1 है ना। तो 6th टर्म जो होगी उसकी मिडिल टर्म। अगर आपको 6th टर्म निकालनी है तो tr+1 वाला फॉर्मूला यूज करो, जो कि होता है NCR x⁻n - r y⁻r होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको यूज करके हम छठी टर्म्स निकालें, छठी यानी 6th टर्म निकालेंगे। तो t6 अगर मेरे को निकालना है तो r की वैल्यू हमारे को 5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि t 5+1 6 होता है। तो NCR यानी 10c5 x⁻n - r, ठीक है। x की जगह पे क्या है, x है, x⁻10 - 5, ठीक है, और -1/x⁻5 ऐसा कुछ बनेगा। सही है, कोई डाउट है यहाँ? पक्का? चलो ठीक है। 10c5 को सॉल्व करते हैं। ये तो बड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा, क्या करें, चलो कोई बात नहीं, करते हैं ऐसा। ये कुछ माइनस में आ रहा है, माइनस वाला कोई आंसर है, ये वाला और ये वाला, यही होगा ऑप्शन नंबर बी या सी डी में से, ठीक है। तो देखते हैं 10c5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 10 - 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू x⁻5 इनटू -1 की पावर 5, -1 ही होता है x⁻5। काट दो इसको, ये तो गया। 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को ऐसे छोड़ दो, 10 - 5 जो आता है 5 फैक्टोरियल आता है, इसको खोलोगे तो 5 4 3 2 ऐसे मिलता है। इससे इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में 5 से 10 काटोगे 2 बारी में, 2 से 2 कट गया,
ठीक है, 3 से ये 9 कट गया 3 बारी में, 4 से ये 8 कट गया 2 बारी में, मिल क्या रहा है 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 6 ये मिल रहा है, और माइनस में मिल रहा है, -1 भी है इसके बगल में, है ना, -1 भी है इसके बगल में। तो ठीक है भाई साहब, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 को 7 से गुणा करता हूँ, 6 7 42 आ रहा है, 7 3 21 और 4 25 हो जाता है, 252 आ रहा है माइनस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जैसे कि मैंने बोला था बी या डी में से बी के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, 253 मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा लाना मुश्किल है ना, तो 252 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, ये है इसका आंसर, हल हुआ क्वेश्चन है, आसान लगा आपको, समझ में आया मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ये देखो जरा, एक क्वेश्चन ये है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ यार इन्होंने ठीक है, ई तक दे रखे हैं ऑप्शन, है ना, आपसे पूछा गया मिडिल टर्म क्या होगी, इसके बताना सर 4 ऑप्शन आपको, 5 ऑप्शन है, 5 में से ही बताना है कौन सा करेक्ट है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो इसमें कॉम्बिनेशन तो सॉल्व भी नहीं करा उन्होंने, सीधा सीधा बस खाली आपको ये देखना है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, वो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 है भाई साहब, इवन है तो a की मिडिल टर्म होती है, कौन सी होती है मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म जो होती है वो होती है tn/2 + 1, है ना। ये फॉर्मूला बार बार लिखने का रीज़न ये है कि आपको याद हो जाएगा। मेरी भी याददाश्त कमज़ोर है, मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर याददाश्त का इंसान हूँ, है ना, तो यार बुढ़ापा है हमारा। अब tn/2 + 1 क्या है, tn/2 यानी 6/2 + 1, तो t4 हो गया ये, 4th टर्म आपकी जो है मिडिल टर्म, तो 4th टर्म निकाल लेंगे tr+1 वाले फॉर्मूले से, t4 अगर मुझे निकालना तो t3+1 लिखा जाता है उसको, पता ही बात। NCR का मतलब क्या हो गया, n कितना है 6 से 3 हो जाएगा, x की जगह पर x ही है, 6 - 3 इंटू y 2y की पावर 3, है ना, y⁻r ऐसे होता है। चलो 6 से 3 को 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 लिखना है, काट दो इसको, ठीक है, x की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, y⁻3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 5 चौक 20 होते हैं, 20 को 2 का क्यूब 8 होता है, इससे मल्टीप्लाई, वैसे बोला है उसने मल्टीप्लाई करने के लिए, अरे यार 6 से 3 था, इसको सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोला उसने, 6 से 3 छोड़ दो इसको, हटा 6 से 3 छोड़ो, 2 का क्यूब सॉल्व कर लो, 8 होता है, हो गया 8 6 से 3 हो जाएगा, और x³ y³ हो रहा है। पूछ क्या रहा है ये, कोफिशिएंट पूछ रहा है, हाँ तो कोफिशिएंट ये रहा, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 8 × 6 से 3, ये है भाई साहब इसका आंसर। कौन सा है ऑप्शन, बताओ। ऑप्शन नंबर मेरा ब्लड ग्रुप है ना, पता तुम्हारे को, मेरा ब्लड ग्रुप पता है कौन सा है, नहीं पता तुम्हारे को, बी पॉजिटिव यार, है ना, मेरा ब्लड ग्रुप बिल्कुल तुम्हारी लाइफ के लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, वही है, ठीक है, जो तुम्हारे को अपने लाइफ में लेकर आना है, बी पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना है अपनी लाइफ के लिए, एग्जाम वाले बच्चों को, ठीक है। चलो ये है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितनी पावर है ये, n, ओके, इस 924x⁻6, तो बताओ n की वैल्यू क्या है, बताओ कैसे करोगे, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 9 9 30 आएगी। पहले बताओ इसमें मिडिल टर्म्स कितनी दे रखी है, 1 या 2, 1, तो n इवन होगा या n ऑड होगा, इवन होगा भाई साहब, इवन पावर में तो एक मिडिल टर्म निकलती है, ऑड में तो 2 निकल जाती हैं, है ना, तो इवन होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हियर मिडिल टर्म जो है वो है 924x⁻6, सो n शुड बी इवन, n शुड बी इवन। आपको समझ में आ गई, मिडिल टर्म एक ही मिडिल टर्म है, एक मिडिल टर्म तभी निकलती है जब इवन पावर होती है ना, तो n एक इवन नंबर होगा। अगर ऐसा होता है इन ऑप्शंस में ऑड नंबर दिए जाते तो उसको पहले काट देते हैं, ज्यादा आसान हो जाता आप लोगों के लिए, लेकिन अभी सारे इवन दे रखे हैं, चतुर है इनको पता है ना, तो सारे इवन दे रखे हैं 10 12 14, तो इसको निकालना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है। तो पावर तो देखो n दे रखे टोटल, है ना, और
मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो टी आर प्लस वन वाला होता है ना। तो टी आर प्लस वन की जो वैल्यू है वो है 924 एक्स रेज़ टू पावर 6। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है एन सी आर, है ना, एक्स रेज़ टू पावर एक्स क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब की पावर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, और वाई है बच्चे 1/x की पावर आर। 924 4 एक्स रेज़ टू पावर 6 के इक्वल है। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो मिडिल टर्म होती है वो एक्चुअल में होती है इस केस में tn/2 प्लस 1th टर्म, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा r की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको tr प्लस 1 से कंसीडर वो क्या करूं, वो tr प्लस 1 से क्या करूं, मैं कंपेयर करूं, तो r की वैल्यू जो है वो n/2 है। इसमें r की वैल्यू कितनी है, n/2 है। तो यहाँ पे n/2 रखूंगा मैं, तो nc n/2 x की पावर 2 इंटू n माइनस n/2, ठीक है, इंटू 1/x की पावर n/2 इज इक्वल्स टू 924 x रेज़ टू पावर 6। आगे बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, n माइनस n/2 होता है n/2, x की पावर 2 इंटू n/2 बन रहा है। इसको छोड़ देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। ये बन रहा है 1/1 की पावर n/2 डाल दो 1 ही होता है, x की पावर n/2, ठीक है। इससे तो ये कट हो गया, सही है ना, कोई जरूरत नहीं थी इसको काटने की, चलो काट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 924 एक्स रेज़ टू पावर 6। एक्स की पावर n है, या n/2 ऊपर ले जाके माइनस कर दो, तो nc n/2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस n/2 ऐसा बन रहा है, इज इक्वल्स टू 924 एक्स रेज़ टू पावर 6। तो ये आ रहा है एक्स रेज़ टू पावर n/2 nc n/2 924 एक्स रेज़ टू पावर 6 के ऊपर। तो कंपेयर करो, ये तो इसकी वैल्यू तो 924 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू एक्स रेज़ टू पावर 6 होनी चाहिए। तो कब हो सकती है, जब n/2 6 के बराबर हो जाए। क्या बात सही है ना। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा है कुछ समझ में? ऐसा नहीं है कि मैं पीछे देख रहा हूँ तो तुम समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। समझते रहो भाई साहब। n की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 2 12 होगी। ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ये लो, समझ गए? हाँ ध्यान से देखो उसको, कोई डाउट है तो बताओ कैसे करा है, पक्का आगे समझ में? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे यार हम, ठीक है। ये रहा, अच्छा सा लग रहा है देखने में, करवाना है या होमवर्क में करोगे? वाला बोलो, होगा तो और सही करवा देते हैं यार तुम्हारे को। तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे को मेरे को दया आ रही है। तुम कह रहे हो कि सर नहीं, हम तो होमवर्क में नहीं करेंगे इसको बिल्कुल भी, है ना। लो करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन नहीं करवा देता हूँ, इसके बाद वाला होमवर्क दे दूँगा तुम्हारे, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखो, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और ये हाँ अच्छा वो मैंने देख लिया, ये होल पावर 10 है। भाई साहब बहुत सारी गलती होती है, लास्ट वाले लेक्चर में भी गलती हो गई थी, ठीक है। अब गलतियां नहीं करूंगा, ये इसकी वजह से ना जो मिसप्रिंट होता है, ये सारी चीजें नहीं होती, ब्रैकेट नहीं लगा होता है प्रॉपर तरीके से, हमारी हालत खराब हो जाती है फिर कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना। ये है भाई साहब 10 होल पावर है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। इसके लिए पार की नजर चाहिए ना, ये सब देखने के लिए कि इसमें होल पावर तो देख ही नहीं रही है। अच्छा x की जगह पे 1/x है और y की जगह पे x sin x है। आपसे बोला इसकी मिडिल टर्म जो है ना 63/8 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा ना, हाँ ये पूछा 63/8 है मिडिल टर्म। हाँ तो ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगी इसकी, n की वैल्यू अगर 10 है तो मिडिल टर्म जो होती है tn/2 प्लस 1। छठी टर्म जो है उसकी मिडिल टर्म है 6th टर्म, है ना। 10/2 5 होता है, 5 + 1 6 हो जाता है। तो छठी टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म है
तो 6 टर्म कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपको T6 निकालना है तो T5 प्लस 1 निकालना है, और फॉर्मूला आपको पता है ना? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? NCR वाला, वो लगाएंगे इसमें। तो T6 आपको क्वेश्चन में दे रखा 63/8 है, लगाओ जरा। NCR यानी टोटल पावर कितनी है? 10। तो 10 R मतलब 5, ठीक है। फिर x की जगह पे क्या है? 1/x, 1/x की पावर n माइनस r 10 - 5 इंटू x साइन x की पावर r मतलब 5, ठीक है। NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू ये, सही है ना? चलो 10 से 5 को सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले करा था सॉल्व, वैसे हमने 252 आया था शायद, इसको सॉल्व करके कर लेते हैं। फिर 10 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल 10 - 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/x रेज़ टू पावर 5 ये बन रहा है x रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन रेज़ टू पावर 5x इज इक्वल टू 63/8। हल्का हल्का तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। x की पावर 5 से x की पावर 5 तो गया, इसको लिखते हैं 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लेते हैं इनटू, और क्या करो 5 4 3 2 है ना, कर लो इनटू साइन रेज़ टू पावर 5x 63/8, ठीक है। इसके इक्वल आ रहा है भाई साहब, कौन है कॉल पे कौन, ठीक है। चलो बाद में उठाएंगे, अभी तुम्हारा लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। 5 से 5 कट हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में 5 से 10 भी कट हो गया 2 बारी में, है ना। उसके बाद में 4 से ये 2 कट हुआ 2 बारी में। उसके बाद में 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 2 बारी में ही कट हो गया। 3 से ये कट कर दो 3 बारी में। क्या मिल रहा है हमारे को मिल रहा है 3 × 2 × 7 × 6 गुणा साइन रेज़ टू पावर 5x इज इक्वल टू 63/8 भाई साहब। तो देखो अब इसमें चीजें कट करते हैं जरा ना, तो 7 से पहले इसको कट कर लो, 63 को 9 टाइम्स कट हो जाता है। 3 से कट कर लो, 3 टाइम्स कट होता है, ओके। 6 और 3 को 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ मिल रहा है 2 × 2 2 × 2 को नीचे पहुंचा दो, है ना। ये हो रहा है साइन रेज़ टू पावर 5x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 × 2, यानी साइन रेज़ टू पावर 5x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 5, 32 बन रहा है। 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 बोल सकते हैं, देखो 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो अगर इसको पूरा लिखूं तो मैं ऐसा ही 1/2 की पावर 5 ऐसा है कुछ। फिर ये बताओ साइन में 1/2 कितना डिग्री में आता है, बस इतना पता लगा के बता दो मेरे को, आंसर खत्म हो जाएगा। साइन x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, क्योंकि कंपेयर करेंगे 5 पावर तो 5 पावर से कंपेयर होगी। कितने पे आता है 0 1/2 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6 वाला है ऑप्शन, अरे सारे π/6 वाले ठीक है। एक और तरीका, साइन में जो जनरल वैल्यू निकलती है, ठीक है, ऐसा है ना, साइन x इज इक्वल टू ये, हमको ये तो पता है कि साइन π/6 पे आएगा 30 डिग्री। जो जनरल वैल्यू होती है वो एक्चुअल में होती है, मैं आपको यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ। अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा है, यहाँ पे लिख दूँ, चले हाँ, ऐसा है कि अगर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा के इक्वल होता है। ये होता है जनरल वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब ये एंगल होता है π/6, इसका आंसर हो जाएगा बस। अरे भाई साहब 6 है, अरे यार लिखा ही नहीं जा रहा, -1 रेज़ टू पावर n π/6 अब लिखा जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात सुनो, क्वेश्चन टफ नहीं है, मेरे को तो ठीक ही लगा, ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था, हाँ ठीक क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ है, समझ गए। इसको आप नोट कर लो एंड बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद वाला देख लेते हैं होमवर्क में देने के लिए कुछ है क्या। ये रहा होमवर्क में देने के लिए, इसको कर लो, होमवर्क में ही कर पाओगे क्या। देखने में गंभीर जो चीज़ लगती है वो गंभीर होती नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन भी इतना गंभीर
इतना टफ नहीं है, वो आपका दिमाग ही किस तरीके से चलता है, आपका दिमाग इसको बहुत ज़्यादा इजी बना पाता है या नहीं बना पाता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आप करोगे किस तरीके से, है ना, इट इज़ अप टू यू। और इसको आप सोचिएगा, करिएगा, एक आंसर निकाल के रखिएगा। जो आंसर आपका आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में नई चीज़ों के साथ में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।